Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. Dear students, आज की इस क्लास में मैं आपकी 11th क्लास की इंग्लिश के बुक हॉर्नबिल की पोएम नंबर 2 जिसका नाम है द लेबरनम टॉप इसके क्वेश्चन सीरीज को शुरू करने वाले हैं. आई होप कि आपने इस पोएम को बड़े अच्छे से सुना होगा, समझा होगा और उसके भाव को समझने की कोशिश की होगी. जो ये पोएम है इसमें दो मुख्य कैरेक्टर हैं जिसमें ये अमलतास का जो वृक्ष है और एक सोनचड़ी है. बिना किसी पक्षी के आने की वजह से जो अमलतास का जो वृक्ष है वो बहुत ही अकेला, उदास और नीरस रूप से खड़ा है और सोनचड़ी नामक पक्षी के आने की वजह से यह वृक्ष काफ़ी लहला उठता है, खुशी के मारे झूम उठता है. ऐसा लगता है जैसे कि इसके अंदर जीवन वापस आ गया हो. और जब वो सोनचड़ी इस पेड़ से दूर चली जाती हैं उसके बाद ये फिर से उदास और स्थिर रूप से रह जाता है. तो आज की इस क्लास में इसी पोएम से संबंधित जो ये क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स आपको समझाए जाएंगे. आई होप कि आप सभी क्वेश्चंस को और उनके आंसर को बड़े ध्यान से सुनेंगे और उनको सीखने और समझने की कोशिश करेंगे और साथ साथ उनको सीखते हुए समझते हुए अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे. तो लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन. तो जैसे कि आपके सामने यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपके फाइंड आउट कॉलम में पूछा गया है. तो इसमें आपको इनके आंसर देने. तो जो पहला क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज़ लेबरनम कॉल्ड इन योर लैंग्वेज, यानी कि आपकी भाषा में लेबरनम को क्या कहा जाता है. और इसका आंसर में आप देखते हैं कि लेबरनम इज़ कॉल्ड अमलतास इन हिंदी. जैसा कि हमारी भाषा हिंदी है तो हिंदी में लेबरनम को अमलतास कहा जाता है. तो इसके अब सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि विच लोकल बर्ड इज़ लाइक द गोल्डफिंच, यानी कि कौन सा स्थानीय पक्षी ऐसा है जो कि सोनचड़ी के जैसा होता है. तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि सिंगिंग स्पैरो ऑफ येलो कलर, यानी कि पीले रंग की एक सिंगिंग स्पैरो यानी कि गाना गाती हुई यानी कि गुनगुनाती हुई एक चिड़िया होती है जो कि पीले कलर की होती है. लुक्स लाइक द गोल्डफिंच, जो कि बिल्कुल सोनचड़ी के जैसी दिखाई देती है. अब इसके बाद है थिंक इट आउट. अब आपके इसके बारे में विचार करने हैं. तो विचार के लिए भी आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है. तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे कहा गया है कि आप विचार कीजिए कि व्हाट यू नोटिस, कि आप क्या नोटिस करते हैं अबाउट द बिगनिंग, यानी कि इस पोएम की शुरुआत में आप क्या नोटिस करते हैं, यानी कि आपको किस चीज़ का ध्यान आता है. एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम, और इसके अंत में आप क्या नोटिस करते हैं, यानी कि इस पोएम की शुरुआत में और अंत में आपको क्या नोटिस होता है, यानी कि आपका ध्यान किस ओर जाता है. तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि इन द बिगनिंग, यानी कि शुरुआत में द लेबरनम इज़ साइलेंट, यानी कि जो अमलतास का जो पौधा है वो बिल्कुल शांत है, चुपचाप है. क्वाइट स्टिल, बहुत स्थिर है. इन द एंड टू, और इस कविता के अंत में भी जो अमलतास का पेड़ है वो फिर से शांत है, स्थिर है. इट इज़ लेफ्ट एम्प्टी व्हेन द गोल्डफिंच फ्लाइज अवे, कि जब सोनचड़ी उस पेड़ से दूर चली जाती है तो ये फिर से अकेला रह जाता है. दस इस प्रकार इट इज़ द सेम बोथ इन द बिगनिंग एंड द एंड, इसी वजह से जो ये पेड़ की जो स्थिति है वो शुरुआत में और अंत में दोनों में ही एक जैसी होती है. और क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है कि टू व्हाट द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड, यानी कि उस सोनचड़ी की जो गतिविधियाँ हैं उसकी तुलना किस चीज़ से की जाती है. आगे इसमें आपसे पूछा गया कि व्हाट इज़ द बेसिस फॉर द कंपैरिजन, और इस तुलना का आधार क्या है. तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि द बर्ड्स मूवमेंट इज़ कंपेयर्ड टू दैट ऑफ ए लिजर्ड, यानी कि जिस तरीके से उस पक्षी की जो गतिविधियां हैं कि अचानक से आना और इठलाना, इधर उधर घूमना, तो इसकी जो तुलना है वो एक छिपकली से की जाती है. द बेसिस फॉर द कंपैरिजन, यानी कि इस तुलना का आधार यह होता है कि दैट दे बोथ आर स्लीक, कि वो दोनों काफ़ी स्लीक हैं, चमकीले हैं, अलर्ट और काफ़ी चौकन्ने रहने वाले हैं, और एब्रप्ट, और अचानक से इधर उधर आ जाने वाले हैं, यानी कि अचानक से ही प्रकट हो जाते हैं और अचानक से वो गायब भी हो जाते हैं. तो ये तुलना इस पक्षी की छिपकली से की जाती है कि छिपकली भी इसी तरीके से अचानक से सामने आ जाती है और अचानक से वो कहीं छिप भी जाती है, गायब भी हो जाती है. आगे क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपसे पूछा है कि वाई इज़ द इमेज ऑफ द इंजन इवोक्ड बाय द पोइट. इस पोएम को पढ़ते हुए एक समय पर आप ये देखते हैं कि वहाँ पर एक इंजन की परिकल्पना की गई है कवि के द्वारा. तो वह ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है. तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि एज एन इंजन नीड्स फ्यूल टू रन, कि जिस प्रकार से एक इंजन को चलने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, सो ठीक उसी प्रकार से डज द लेबरनम नीड्स गोल्डफिंच, ठीक उसी प्रकार से
इस वृक्ष को, जो अमलतास का जो वृक्ष है, उसको सोनचड़ी नामक पक्षी की आवश्यकता होती है टू फील लाइफ इन इटसेल्फ, कि अपने आप में जीवन को अनुभव करने के लिए, जीवन को महसूस करने के लिए उसे पक्षियों के आवश्यकता होती है। और जो पक्षी कौन सा, वो है गोल्डफिंच यानी कि सोनचड़ी। और उसके बाद आप इसमें लिखते हैं कि सी टर्न्स इट साइलेंस इनटू साउंड, और उसके आने के बाद जो इसकी चुप्पी यानी कि जो पेड़ की जो शांति है वो आवाज़ में बदल जाती है। एंड दस, इस प्रकार गिव्स इट मोमेंट ऑफ लाइफ, इस प्रकार वह इनको जीवन का आभास देती है। सो इसलिए द ट्री हैज़ बीन कॉल्ड एन इंजन, इसीलिए इस पेड़ को यहाँ पर इंजन के रूप में प्रस्तुत किया गया और इसको इंजन कहा गया है। तो इसके आगे अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि व्हाट यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम, कि आपको इस पोएम में सबसे ज़्यादा क्या बात पसंद आती है। आगे आप इसमें लिखते हैं इसके आंसर में कि आई लाइक डिस्क्रिप्शन मोस्ट व्हेन द गोल्डफिंच कम्स, यानी कि जो वो वर्णन इसमें बताया गया है कि जब गोल्डफिंच उस पेड़ पर आती है, यानी कि जो सोनचड़ी उस पेड़ पर आती है, तो जो उसका जो वर्णन है कि वो अचानक से आती है जिससे कि पेड़ हिल जाता है और एक रोमांच महसूस करता है, और फिर उसके बाद जो वो चिड़िया उसके पत्ते में बैठ जाती है, वहाँ पर चहचहाना स्टार्ट कर देती है, और जो उसकी चहचहाट है उसकी वजह से जो वो पेड़ काफ़ी खुश हो जाता है। तो जो ये वर्णन है ये मुझे बहुत पसंद आया। एंड द लेबनम गेट्स फिल्ड विद चिप्स, और जो ये पूरा वृक्ष है वो उसकी चहचहाट से परिपूर्ण हो जाता है, भर जाता है। और अगर आप इसमें लिखते हैं कि हर यंग वंस टू मेक साउंड्स, और जो सोनचड़ी के जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी शोर मचाते हैं। एंड फिल द ट्री विद लाइफ एंड एक्टिविटी, और उस पूरे वृक्ष को जीवन से और अपनी गतिविधियों से परिपूर्ण कर देते हैं, उसको भर देते हैं, जिससे कि उस वृक्ष में एक जीवन फिर से लौट आता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा गया कि व्हाट डज द फ्रेज मीन, यानी कि इस कविता में एक वाक्यांश है, यानी कि एक हिस्सा है, एक छोटी सी लाइन है जिसमें आपको उसका अर्थ समझाना है। वो है कि हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। तो जो ये लाइन हमने पढ़ी थी इसका इसमें अर्थ क्या है, तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि बर्ड फेस मीन्स, यानी कि जो बर्ड फेस है इसका मतलब यह है कि स्ट्रिप्ड फेस, यानी कि धारीदार चेहरा, यानी कि जो सोनचिड़ी है उसके चेहरे पर धारियाँ बनी हुई है। गोल्डफिंच हैज स्ट्रिप्ड फेस, यानी कि जो गोल्डफिंच यानी कि जो सोनचिड़ी उसका चेहरा है जिसके ऊपर धारियाँ बनी रहती है, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रिप्स, और इन धारियों की वजह से इट लुक्स, यह प्रतीत होती है, टू बी हिडन बिहाइंड अ मास्क, ऐसा लगता है जैसे कि किसी मास्क के पीछे छिपी हुई है या फिर इसने कोई मास्क पहना हुआ है। एंड दिस मास्क हैज़ बिकम हर आइडेंटिटी, और यही मास्क उसकी पहचान भी बन चुका है। अब इसके बाद है नोट डाउन। आप इसमें कुछ बातें हैं जो कि आपको नोट करनी हैं। इसमें लिखा है कि द साउंड वर्ड्स, यानी कि इस कविता में कुछ ऐसे शब्द हैं जिसकी वजह से ध्वनि प्रकट होती है, तो वे कौन कौन से हैं। तो इसमें है कि, तो इसका आंसर है कि चिर्प, चिटरिंग, ट्रेमर ऑफ विंग्स, ट्रेलिंग, विसल, चिर्प एंड विस्परिंग, यानी कि जिस प्रकार से जो वो सोनचिड़ी उस पेड़ पर आती है तो वहाँ पर वो उसका चहचहाना, पक्षियों का खोलना, कंपन, फड़फड़ाना और धीरे धीरे आवाज़ करना, शोर मचाना, यही जो सारे शब्द हैं ये साउंड वर्ड्स हैं, यानी कि इनमें ध्वनि प्रकट होती है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें है मोमेंट वर्ड, यानी कि उसमें जो गतिविधियां हैं वे कौन कौन से शब्द हैं। तो इसमें है फालन है, यानी कि जब हमने देखा कि उस वृक्ष के सारे बीज नीचे गिर चुके हैं। कम्स है, आना है, यानी कि एक गतिविधि, यानी कि उसमें एक मोमेंट नज़र आ रहा है कि उसमें कुछ हो रहा है, जैसे कि फालन गिरना, कम्स आना, सडननेस एक अचानक सा आभास होना, स्टार्टलमेंट और हैरान कर देना, एंटर प्रवेश करना, स्टार्टअप शुरुआत करना, ट्रेमर ऑफ विंग्स पक्षियों का कप कपाना, यानी कि पक्षियों का अचानक से खोलना, ट्रेम्बल्स कप कपाना, थ्रिल्स स्ट्रोक अपने बच्चों को खाना वाना खिलाना, फ्लड्स आउट और उस शाखाओं के चारों ओर इठलाना, फुदकना, सोइंग दिखाना, एंड लॉन्चेज अवे और वहाँ से अचानक दूर चले जाना। तो ये सभी जो शब्द हैं यह मोमेंट वर्ड्स, यानी कि जिनकी वजह से हमें पता चलता है कि इसमें कुछ गतिविधियाँ हो रही हैं। और आगे क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें है कि द डोमिनेंट कलर इन द पोएम, यानी कि इस पोएम में एक रंग के बारे में बात की गई है जो कि सबसे ज़्यादा प्रधान यानी कि प्रभावशाली रंग है, वह कौन सा है। तो उसका जवाब है पीला रंग, यानी कि इट्स येलो। इसके बाद है लिस्ट द फॉलोइंग, यानी कि आपको एक सूची बनानी है जिसमें है क्वेश्चन नंबर 1 वर्ड्स विच डिस्क्राइब स्लीक, अलर्ट एंड एब्रप्ट, यानी कि जो ये 3 शब्द आपके सामने हैं
इसको देखते हुए आपको वे शब्द बताने हैं जिनसे कि आपको इन चीज़ों का पता चले। ये शब्द कौन कौन से, जैसे कि चिकना, चमकदार और चौकन्ना और अचानक से प्रकट हो जाने वाला। तो स्लीक हो जाता है एक प्रकार से चिकना, अलर्ट हो जाता है चौकन्ना होना, और एब्रप्ट यानी कि अचानक से प्रकट हो जाना, अचानक से सामने आना और अचानक से गायब हो जाना। तो ये कौन से शब्द हैं जिनकी वजह से इनका आभास होता है? तो ये हैं कि दीज वर्ड्स आर, यानी कि जो ये शब्द वो हैं सडननेस एंड स्टार्टलमेंट। ये दोनों वर्ड्स हैं जिस वजह से हमें इन 3 शब्दों का आभास मिलता है। और इसमें आप क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें आपसे पूछा है कि वर्ड्स विद द साउंड CH, यानी कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी आवाज़ की शुरुआत में CH आता है, यानी कि च आता है, जो कि हमारी हिंदी भाषा में, जैसे कि हम इसमें एक चार्ट वर्ड पढ़ते हैं तो चार्ट वर्ड में शुरुआत में आता है च। तो इसी तरीके से एक वर्ड और है जिसकी शुरुआत में आता है TR, यानी कि जिस तरीके से हम बोलते हैं ट्रे। तो इस तरीके के जो ये हिंदी वाले जो शब्द हैं, ये जो आवाज़ आती है, इसके तरीके के शब्द आपको इस पोएम में ढूंढने हैं। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि जो CH यानी कि चेस साउंड वर्ड्स आर गोल्डफिन्स, ट्विचिंग, चिर्प, ब्रांच, चेटरिंग एंड लॉन्चेज। तो यहाँ पर जो है CH है, इस वजह से सभी शब्द में जो ये च शब्द की जो आवाज़ है वो आती है। इसके बाद आप इसमें देखते हैं कि ट्रे साउंड्स वर्ड्स, यानी कि जिसमें TR एक साथ आते हैं, वो है ट्रेमर, ट्रेलिंग, ट्री एंड ट्रेम्बल। ये जो शब्द हैं इसमें TR एक साथ आता है। तो ऐसे शब्दों की आपको सूची बनानी है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3, इसमें है कि अदर साउंड्स दैट ओकर फ्रीक्वेंटली इन द पोएम, और कुछ ऐसी आवाज़ जो कि इस पोएम में बार बार आती रहती है, वे आवाज़ कौन कौन सी हैं? तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि ER, यानी कि ER साउंड इन आफ्टरनून, सेप्टेम्बर, अलर्ट, एंटर, चेटरिंग, हर एंड विस्परिंग। यानी कि इसमें कुछ और भी आवाज़ है, यानी कि साउंड वर्ड्स है जिसमें है ER आता है। जैसे कि इसमें है आफ्टरनून, तो यहाँ पर है ER, आफ्टर में ER आया है, सेप्टेम्बर यहाँ पर भी ER आया है, अलर्ट यहाँ भी ER है, एंटर ER, चेटरिंग ER, हर में ER है एंड विस्परिंग इसमें भी ER है। अब इसके बाद है ING। अब ING वाले शब्द हैं जिसमें इंग की आवाज़ आती है, जैसे कि ट्विचिंग ING आ गया है, चिटरिंग ING है, विंग्स है, ट्रेलिंग है, सॉइंग है एंड विस्परिंग है। तो यहाँ पर भी इसमें ER की एक आवाज़ आती है। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, तो जो क्वेश्चंस आपने देखे ये इस लेबनम टॉप कविता में जो आपने ये पढ़े हैं, ये सभी क्वेश्चंस हमने हैंडल किए हैं और साथ साथ इनके आंसर को भी आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपने सभी क्वेश्चन को और उनके आंसर को बड़े ध्यान से सुना होगा और सीखा होगा, और साथ साथ आपने अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।